नमस्कार दोस्तों। नो बकवास सीधी बात। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन को कवर किया है वह सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। खास करके जनवरी में जो एईडीओ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2। किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फलीदार फसल। नेक्स्ट प्रश्न है 3। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। रेशेदार फसल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। रबी फसल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा डी, गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 7। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुताई। नेक्स्ट प्रश्न है 8। फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरता बढ़ती है। यही प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेसिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 10। निम्न में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर घास। नेक्स्ट प्रश्न है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस है। इसी के कारण दूध से दही बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रतिजैविक सबसे पहले खोजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? सबसे पहले इसी प्रतिजैविक का खोज हुआ, लेकिन इसका खोज किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 15। पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाश्चरीकरण। यानी कि जो मार्केट में दूध मिलता है पैकेट में, उसको खराब होने से बचाने के लिए जो काम किया जाता है वह पाश्चरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 16। पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइलॉन। क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है, इसीलिए पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने के लिए नाइलॉन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 17। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोस। यह एक ऐसा क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। कौन? तो सेलुलोस। नेक्स्ट प्रश्न है 18। निम्न में से किसमें सेलुलोज की प्रधानता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कागज।
कागज में सेलुलोज की प्रधानता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 19, जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, यहाँ जीवाणु द्वारा कहा जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट प्रश्न है 20, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम, जिसका संकेत होता है के। ध्यान देंगे, पोटेशियम जिसका संकेत के होता है, यह सबसे अधिक सक्रिय धातु है। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन यहाँ जो दिया हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम और सोना, और सोडियम का यहाँ बगल में दिया है संकेत, सिंबल जिसको बोलते हैं, यानी सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, सोना का Au, यानी यह संकेत सही है। सोडियम का संकेत होता है Na, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, सोना का संकेत होता है Au, पोटेशियम का संकेत होता है K। ये चारों का चारों धातु जिसका संकेत दिया हुआ है वह सब सही है, लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो सक्रिय धातु पोटेशियम होगा, जिसका संकेत K होता है। ये मैंने ऐसा इसलिए बताया यहाँ कि आपको संकेत बाकी का भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन पूछ दे कि सोडियम का संकेत क्या होता है, तो वहां आपको याद होना चाहिए कि सोडियम का संकेत Na होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21, धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? यानी धातु जो होता है वह, जैसे मान लीजिए सोना ही अगर है, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी है, कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके वजह से उसको एकदम पतला से पतला आभूषण बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते भी हैं। पतला से पतला तार बना दिया जाता है, आभूषण जो बनाया जाता है एकदम हल्का लाइट वेट बनाया जाता है। आखिर वह किस गुण के कारण होता है, उसको क्या कहते हैं? वही क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्धनीयता। वह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तो वह है तन्यता। तन्यता एक ऐसा गुण है धातु में जो पाया जाता है, उसके वजह से क्या होता है, उसको तार बनाया जा सकता है। पतला से पतला, बाल से भी पतला तार बनाया जा सकता है, वह गुण होता है तन्यता। नेक्स्ट प्रश्न है 23, एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, यानी कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है? क्योंकि अधातु में चमक नहीं पाई जाती है, सभी धातु में चमक होती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है एक अधातु, एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जिसमें चमक होती है। सभी अधातु में चमक नहीं पाई जाती है, तो वह होता है आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। याद रखिए कि आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, यह अपवाद हो गया, याद रखिएगा। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, जिसमें चमक होती है। एक ऐसा धातु जिसमें चमक होती है वह आयोडीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 24, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, यानी आप जिस रूम में रहते हैं उस टेम्परेचर में कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता हो? हालांकि धातु जो है वह सभी धातु द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती है, लेकिन एक ऐसा भी धातु होता है जो आपके कमरे के तापमान पर, यानी कमरे के टेम्परेचर पर वह धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह होता है डी, यानी कि पारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पारा। अब आप कहिएगा कि आपके घर में कहाँ है, तो घर में, सभी के घर में लगभग ये थर्मामीटर होता है, जिससे आप अपने घर में किसी का तबीयत खराब होता है, यानी बुखार लगता है, फीवर होता है, तो उसको मापा जाता है, देखा जाता है कि कितना बुखार है, बुखार का कितना टेम्परेचर है। तो उस थर्मामीटर में जो चमकता हुआ लिक्विड पाया जाता है वही क्या होता है? पारा होता है। इसको पारा नहीं बोलिएगा, ये होता है पारा, जिसको एक और नाम से बोला जाता है पारा को मरकरी, यानी कि
इसका दूसरा नाम क्या हो गया? मरकरी, पारा या मरकरी। मारकरी नहीं बोलिएगा, मारकरी आप टेक्निक के तौर पे, ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं। मारकरी यानी मरकरी। पारा का दूसरा नाम क्या है? पारा या मरकरी। क्या है भाई? पारा या मरकरी, यानी मरकरी या पारा। पारा को मरकरी बोला जाता है। वही है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा। मरकरी, मरकरी का मतलब ये मत समझिए गांव देहात में बोला जाता है, भोजपुरी में एक लंबा वाला जो बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जिसको बोलते हैं, मरकरी आम भाषा में उसको बोला जाता है, वह मरकरी नहीं है भाई। ये पारा होता है, उसी को मरकरी बोला जाता है, और पारा को पारा नहीं बोलना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 25। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी शॉर्ट फॉर्म में उसको सीएनजी बोलेंगे। सीएनजी यानी फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 26। कोयला बनने में कितना समय लगता है? कोयला बनने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाखों वर्ष। ना ही 100 वर्ष और ना ही हजारों वर्ष, कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 27। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिटुमेन। यानी पेट्रोलियम का कौन ऐसा उत्पाद पदार्थ है जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है? तो वह बिटुमेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 28। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं, प्राकृतिक गैस जो होता है उसमें मुख्यतः क्या होते हैं, मुख्य रूप से क्या होता है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होते हैं, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 29। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। किसी भी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है O2, ऑक्सीजन O2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 30। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 31। निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कागज। इसमें लोहा, कांच, बालू दिया है, लेकिन आंसर होगा कागज, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है दहनशील पदार्थ का उदाहरण कौन है जो जल्दी से आसानी से जल जाए। बालू नहीं, और ना ही कांच, और ना ही लोहा, कागज इसमें से दहनशील पदार्थ का उदाहरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 32। स्वतः दहन की परिघटना देखा जा सकता है। स्वतः दहन का मतलब स्वयं से जलना, खुद से जल उठना। स्वतः दहन की परिघटना देखा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जो होता है यह खुद ही जल उठता है। अब कब जल उठेगा? जब जैसे ही यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। अब ऑक्सीजन के संपर्क में कब आएगा भाई श्वेत फास्फोरस? जब इसको आप खुला छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही बाहर जब रखिएगा तो वायु के संपर्क में आएगा, और वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो यह ऐसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो यह जल उठेगा। इसीलिए श्वेत फास्फोरस को स्वतः दहन की एग्जाम्पल माना जाता है। स्वतः दहन की परिघटना आप श्वेत फास्फोरस में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 33। लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंद दहन। यानी कि यह धीरे धीरे जलेगा। मंद दहन का मतलब धीरे धीरे जलेगा, इसीलिए ये लकड़ी का जलना मंद दहन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34। दहन के लिए आवश्यक शर्त है। दहन का मतलब होता है आम भाषा में समझिए जलना। तो जलने के लिए यानी दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, उसके बाद दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, उसके बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये तीनों
आवश्यक शर्त है किसके लिए? तो दहन के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हम टिक आउट करेंगे, उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 35। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ध्यान देंगे, यह एक परिभाषा भी हो जाएगा। अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए, परिभाषित करने के लिए कहा जाए, तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वलन ताप। याद रखिएगा, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है ज्वलन ताप कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 36। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस इकाई में मापा जाता है? ईंधन का ऊष्मीय मान जो होता है उसको हम किस इकाई में मापते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केजी पर केजी, सॉरी, केजे पर केजी, यानी कि किलो जूल प्रति किलोग्राम। ध्यान दीजिए, एक बार और मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी, केजे पर केजी, यानी किलो जूल प्रति किलोग्राम। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 37। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो ईंधन होता है इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 38। विस्फोटक दहन का उदाहरण है। विस्फोटक दहन का उदाहरण कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटाखा का दहन। पटाखा जो जलता है वह विस्फोट होता है, इसलिए विस्फोटक दहन का उदाहरण कौन होगा? पटाखा का दहन, यानी पटाखों का जलना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 39, 39। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला वही उसी को बोल देंगे हम, जो अगर मोमबत्ती जो जलाते हैं तो उसमें जो लौ होता है वही ज्वाला हो गया। उसमें पूछ रहा है कि उस ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में भी, फोटो में, कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। तो ज्वाला में याद रखिएगा 3 क्षेत्र होते हैं, यानी उसका 3 ठो एरिया होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 40। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनों को काट करके जब समाप्त किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। यहाँ ये एक परिभाषा भी हो जा रहा है कि वनों को समाप्त करने को वनोन्मूलन कहा जाता है, या वनोन्मूलन कहते हैं। किसको? तो वनों को समाप्त करने को वनोन्मूलन कहते हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो छोटा सा है, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए, छोटा से छोटा वीडियो को बनाने के लिए भी उसके पीछे बहुत मेहनत होता है। तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो में थोड़ा सा भी आपको यह क्वेश्चन जो भी है आपके लिए अगर यूजफुल लगा है, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि उससे मुझे आपके द्वारा मोटिवेशन मिले। हिम्मत मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एक बार सब्सक्राइब कर लेने पर बार-बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही वीडियो बनता है, वो वीडियो आपके सामने हाज़िर हो जाता है। अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।